सभी का स्वागत है स्टडी विद धर्मेंद्र में। मैं आज आपको तुर्क आक्रमण के बारे में बताऊंगा कि भारत पर तुर्क आक्रमण जो हुआ किसके नेतृत्व में हुआ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि इस्लाम धर्म की स्थापना के साथ ही किस तेज़ी के साथ भारत पर अरब आक्रमण होता है, जिसका नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम करता है और उसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो ठीक मोहम्मद बिन कासिम का प्रभाव में सबसे जो प्रमुख कारण यही था कि उसने क्या रास्ता दिखा दिया। यानी कि आप कह सकते हो कि महमूद गजनवी का वो अग्रगामी था, यानी कि आगे का राह दिखाने वाला था और पीछे से महमूद गजनवी चला आया। भारत की कमजोरियों को उजागर कर दिया किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। और जिस समय महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था वो काल बहुत ही आप कह सकते हो कि भारत के खासकर भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत वाला जो हिस्सा था बहुत विघटित काल था। जो प्रतिहार वंश अपने समय का ताकतवर वंश था उसका पराभव चल रहा था, यानी कि वो डाउनफॉल हो रहा था। प्रतिहार वंश जो 200 सालों तक पश्चिमोत्तर भारत की सीमा को सुरक्षा प्रदान किया था, यानी कि 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक बोल सकते हो, वो पराभव मतलब कमज़ोर हो चुका था और उसके जगह पर तमाम छोटे छोटे जो राज्य थे वो इस्टेब्लिश हो गए थे। तो चलिए समझते हैं तुर्क आक्रमणकारी को। तो सबसे पहले तो जान लो कि आप भाई मोहम्मद साहब ने क्या किया था। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना किया था और उसके बाद जो प्रतिनिधि हुए उन्हीं को खलीफा बोला गया। खलीफा कौन? यानी कि अल्लाह और मुसलमान के बीच में एक तरह से मीडिएटर था जो सारी बातों को अल्लाह तक पहुंचाता था, वही खलीफा। और वह खलीफा क्या करता था? ज्ञान का काम करता था, गुरु का काम करता था, सेना नायक का काम करता था, ठीक है। फिर प्रशासन का कार्य वही देख करता था। तो बहुत ही तेज़ी से साम्राज्य विस्तार हुआ। तो खलीफा कितना करेगा, कितना शासक करेगा? तो खलीफा जो खुद इस्लाम मतलब मोहम्मद साहब के बाद प्रतिनिधि था, उसने अपने प्रतिनिधि यानी कि अपने प्रांतीय शासक को नियुक्त किया। तो जगह जगह से शासक नियुक्त हुए। तो जब शासक मजबूत थे, प्रांतीय शासक मजबूत थे, तब तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब कमज़ोर हुए तो उनकी जगह पर नए शासक बने। ठीक यही कहानी है खुरासान की। खुरासान में जो एक वंश शासन करता था उसका नाम था सामानी साम्राज्य। खुरासान में जो वंश शासन करता उसका नाम था सामानी साम्राज्य। और उस वंश का जो शासक था अब्दुल मलिक। उस सामानी साम्राज्य में उस वंश का जो शासक था अब्दुल मलिक। और अब्दुल मलिक के ही नेतृत्व में, यानी कि अब्दुल मलिक जो शासक था सामानी साम्राज्य का, उसमें अलप्तगीन नामक व्यक्ति जो तुर्क था वो क्या बन गया? सेनापति बन गया। और ये तुर्क कौन थे? ये तुर्क जो थे हुड़ों के पश्चगामी थे, यानी कि हुड़ जो बर्बर जाति थी। तो ठीक तुर्क भी क्या थी? बर्बर जाति थी, बहुत ही खनाबदोश बर्बर जाति थी। और इनका जो पेशा था वो लड़ाई झगड़ा वाला ही था। तो अपने क्वालिटी के अनुरूप, अपने गुण के अनुरूप उन्होंने क्या काम किया? ये महल रक्षकों के रूप में आए, सेना नायकों के रूप में आए, सैनिकों के रूप में आए। ये महल रक्षक किसके होते थे? खलीफाओं के होते थे, ठीक है। और इनका जो निवास था क्या था? उत्तर पश्चिमी चीन में इनका निवास था। और उत्तर पश्चिमी चीन में निवास करने के कारण जो इनको क्या बोला गया और इनके स्वभाव के अनुरूप, लड़ाई झगड़े के स्वभाव के अनुरूप इनको तुर्क बोला गया, ठीक है ना। और तो अल्पगीन क्या था? वही तुर्क था और सेनापति था। किसका सेनापति था? अब्दुल मलिक। तो अब्दुल मलिक के अवसान में, यानी कि देहावसान के बाद, मृत्यु के बाद अल्पगीन ने क्या किया? गजनवी वंश की गजनी नामक स्थान में, खुरासान में गजनी नामक स्थान पर गजनी वंश की स्थापना की। ये जो गजनी है स्थान है और इसी स्थान के नाम पर गजनी वंश नाम पड़ा। और इसी गजनी के नाम से महमूद को क्या बोला जाता है? महमूद गजनवी बोला जाता है।
गजनी, इसी गजनी वंश को यामनी वंश भी बोला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये यामनी वंश किसके कारण बोला जाता है? महमूद गजनवी के कारण बोला जाता है यामनी वंश। क्यों? कि महमूद गजनवी ने क्या लिया था? यामुद्दौला की उपाधि ली थी, यमीनुद्दौला की उपाधि ली थी, ठीक है ना। यमीनुद्दौला का मतलब क्या होता है? खलीफा का दाया हाथ, राइट हैंड, ये खलीफा का दाया हाथ होता है। तो इसी यमीनुद्दौला के कारण इस वंश का नाम क्या पड़ा? यामनी वंश। यानी कि यामनी वंश महमूद गजनवी के नाम से इसका नाम, इस वंश का नाम या गजनी वंश का नाम यामनी वंश पड़ा, ठीक है ना। तो अलाउद्दीन ने क्या किया था? गजनी वंश की स्थापना की थी। और अलाउद्दीन ने क्या किया था? अलाउद्दीन ने प्रबुद्ध तानाशाही वर्ग की स्थापना की थी। समकालीन जो इतिहासकार हैं बड़ा इसका क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं, ठीक है ना। और इसने क्या किया था? 1700 गुलाम तुर्क चुना जो उसके प्रशासन में उसका सहयोग करते थे। यानी कि गुलामों की परिपाटी जो है इसने ही शुरू की थी। किसने? अलाउद्दीन ने, जिसका चरमोत्कर्ष आप फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में देख सकते हो, जहां पर वो 1,80,000 गुलामों को अपने सुरक्षा में रखता है। कौन? फिरोज शाह तुगलक। तो 1700 गुलाम तुर्क चुना। इसी 1700 गुलाम तुर्क में गुलाम तुर्क चुना जिसमें से एक था सुप्तगीन। सुप्तगीन था, इसी का एक गुलाम था, ठीक है ना, इसी का एक गुलाम था। तो इसके अवसान के बाद सुप्तगीन ने क्या किया था? अपनी शक्ति को मजबूत किया था। ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन और सुप्तगीन में एक मालिक और गुलाम का संबंध था। अब गिन के वजह से पिता पुत्र ये नहीं थे, ठीक है ना। संबंध क्या था? निश्चित नहीं था, लेकिन एक संबंध था, गुलाम का था। तो सुप्तगीन जो गुलाम था अलाउद्दीन के शासन में, वो आगे चल के अपनी शक्ति को मजबूत किया और वो राजा बन बैठा। कहाँ का? खुरासान का, यानी कि गजनी वंश का दूसरा शासक था इस सुप्तगीन। और सुप्तगीन ने ही क्या किया था? पहला तुर्क आक्रमण किया था, ठीक है। महमूद गजनवी को आप भारत के आक्रमण के रूप में रेफरेंस में ले सकते हो, लेकिन पहला जो तुर्क आक्रमण का था पंजाब पर, पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर, उसका नेतृत्व जो किया था उसने किसने किया था? सुप्तगीन ने किया था। सुप्तगीन के बाद ही महमूद गजनवी आता है, जो अधिक मात्रा में, यानी कि गुजरात तक वो गुजरात, मथुरा, कन्नौज तक वो आक्रमण करता है, ठीक है ना। कौन? मोहम्मद गजनवी। लेकिन पहला तुर्क आक्रमण जब भी पूछा जाएगा पंजाब पर किसने किया था? सुप्तगीन ने किया था। और पंजाब का जो शासक था वो कौन था? जयपाल था। जयपाल था। हिंदुशाही वंश यानी कि प्राचीन भारत का अंतिम वंश जो था वो हिंदुशाही वंश था। उसका शासक कौन था? जयपाल था। जब भी पूछा जाएगा कि पहला अरब आक्रमण कौन, अरब आक्रमणकारी कौन, तो मोहम्मद बिन कासिम। पहला तुर्क आक्रमण किसने किया था पंजाब पर? तो सुप्तगीन। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसने किया था? तो महमूद गजनवी नाम बता सकते हो। कुल मिला के 3 आक्रमणकारी हुए जो मध्यकालीन भारत पर आक्रमण किए। मोहम्मद बिन कासिम पहला, दूसरा महमूद गजनवी, तीसरा जो था आपका मोहम्मद गोरी, तीसरा मोहम्मद गोरी था, ठीक है ना। तो प्राचीन भारत में भी बहुत से आक्रमण हुए हैं, ईरानी, यूनानी, शक, पहलव, कुशाण। लेकिन ये जो आक्रमण था यानी कि तुर्क आक्रमण था, अपने आप में अलग था। क्योंकि पहले के जितने भी विदेशी आक्रमणकारी हुए हैं उन्होंने अंततः भारत के संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया, यानी कि एडाप्ट कर लिया, यानी कि वो भारत के होकर रह गए, ठीक है ना। लेकिन ये पहला तुर्क आक्रमण था, ठीक है ना। मोहम्मद बिन कासिम क्षणिक आया 2-3 साल में, यानी कि 12 से 15 तक शासन किया, फिर चला गया, ठीक है ना। लेकिन ये पहला तुर्क आक्रमणकारी था कि इसने क्या किया था? यहाँ के कल्चर को विध्वंस किया था, यहाँ के संस्कृति को नष्ट किया था। और यहाँ के संस्कृति को, प्रभाव को भले अपने हिस्से में लिया, लेकिन यहाँ की संस्कृति को अपनाया नहीं, भारत की संस्कृति को अपनाया नहीं। तो ये जो आक्रमण था पहले के आक्रमणों से हर एक मामले में अलग था। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, एकदम बारीक अंतर बता रहे हैं, ठीक है। ये दो। अब बात करते हैं महमूद गजनवी की। तो अलाउद्दीन के बाद सुप्तगीन का नंबर आता है, सुप्तगीन के बाद महमूद गजनवी का आता है। महमूद गजनवी अपने को बहुत ही शान से कहता था बुतसिकन। बुतसिकन का मतलब होता है मंदिरों को तोड़ने वाला, ठीक है ना। 1000 से 1027 ईस्वी के बीच उसने पूरे समय में, यानी कि 27 साल में 17 बार आक्रमण करता है। यानी कि आप कह सकते हो कि वो कितना जुनूनी था,
यानी कि 17 बार आक्रमण करता है। उसके आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक ताकतवर साम्राज्य की स्थापना करना, सेंट्रल एशिया में एक ताकतवर साम्राज्य की स्थापना करना, जिसके लिए उसको क्या चाहिए था? धन चाहिए था। और शुरू से ही था कि भारत में बहुत ज़्यादा धन है। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था? मुल्तान को लूटा था और वहाँ से बहुत ही स्वर्ण के खजाने की लूट की थी। तो बस यही बात को आधार बनाया कौन? महमूद गजनवी ने। और महमूद गजनवी ने किसको? महमूद गजनवी ने भारत के मंदिरों को चुना। क्यों चुना भारत के मंदिरों को? क्योंकि उसको पता था कि ये मंदिर जो थे श्रद्धा के केंद्र थे। श्रद्धा के केंद्र के साथ ही क्या करते थे? बैंक का कार्य करते थे। मतलब सारे लोगों का पैसा भगवान के पास होता था, ठीक है ना। तो इसीलिए वो क्या करता था? मंदिरों को लूट का माध्यम बनाया, उस पर आक्रमण किया। और सबसे ज़्यादा जो भीषण उसका आक्रमण था सोमनाथ का आक्रमण होता है, जो 1025-26 ईस्वी में होता है। 1025 ईस्वी में होता है सोमनाथ का आक्रमण। इतना भीषण आक्रमण था कि कहा जाता है कि जिससे वो आक्रमण कर रहा था, 50,000 जो दर्शनार्थी थे वो सोमनाथ भगवान पर पूजा अर्चना कर रहे थे, उन सबको मार दिया गया, गाजर मूली की तरह काट दिया गया, ठीक है ना। तो बहुत ही भीषण। और इसी कारण से वो अपने आपको शान से क्या कहता था? बुतसिकन कहता था, मूर्तियों को तोड़ने वाला मूर्ति भंजक था, ठीक है ना। उसने क्या किया था? यमुनुद्दौला की उपाधि ली, फिर अमीन उल मिल्लत की उपाधि ली। यमुनुद्दौला का मतलब होता है खलीफा का दाहिना हाथ, राइट हैंड। अमीन उल मिल्लत का मतलब है मुसलमानों का संरक्षक यानी कि मुसलमानों की रक्षा करने वाला, ठीक है ना। और ये उपाधि किसने दी थी इसको? किसने दी थी ये उपाधि? खलीफा जो उस समय तत्कालिक बगदाद में खलीफा थे, बगदाद के खलीफा थे, उस समय बगदाद का खलीफा हो गए थे, अब्दुल कादिर ने। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है सुल्तान की उपाधि भी धारण करता है। कौन? महमूद गजनवी। मतलब कि विश्व का पहला मुस्लिम सेना नायक जो सुल्तान की उपाधि धारण करता है, यानी कि स्टारडम, यानी कि खलीफा के बाद अगर कोई ज़्यादा वर्ड सबसे सिग्निफिकेंट है तो वो कौन सा है? आपका सुल्तान, यानी कि स्टारडम लाया, एक तरह से आप कह सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो सुल्तान की उपाधि इसने ली, मतलब कि मांगी, किससे मांगी? खलीफा से मांगी। तो खलीफा ने नहीं दिया। अब्दुल कादिर जो थे नहीं दिया सुल्तान की उपाधि। इतिहासकार बताते हैं, ठीक है ना, क्या देते हैं? यमुनुद्दौला की उपाधि देते हैं, ठीक है ना, सुल्तान की उपाधि नहीं देते हैं, क्योंकि शायद ये हो सकता था, तथ्यों के रूप में इसको जिक्र मत कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि एक पैरेलल खलीफा जो है अपने समकक्ष पैरेलल कोई चीज़ इस्टेब्लिश नहीं करना चाहते हों, तो इसलिए सुल्तान की उपाधि नहीं दी, ठीक है ना। तो क्या दी? यमुनुद्दौला खलीफा का दाया हाथ, अमीन उल मिल्लत मुसलमानों का संरक्षक, मुसलमानों की रक्षा करने वाला, यानी कि सेनापति। राजा कौन था? राजा की पदवी पर खलीफा था, तो राजा के नीचे कौन था? सेनापति, यानी कि अमीन उल मिल्लत की उपाधि थी, लेकिन सुल्तान की नहीं दी, ठीक है ना। लेकिन सुल्तान की उपाधि पहले मांगी थी किसने? महमूद गजनवी ने। तो इसीलिए कहा जाता है कि सुल्तान की उपाधि जो है धारण करने वाला पहला जो व्यक्ति था वो महमूद गजनवी ही था, ठीक है ना। तो फिर और सुल्तान की उपाधि धारण कैसे की? जिसने सिस्तान का राजा शासक था, खलफ बिन अहमद को पराजित किया था, ठीक है ना, इसीलिए सुल्तान की उपाधि धारण की। अब बात आता है तो फिर खलीफा ने किसको सुल्तान की उपाधि थी? तुगरिल को। ये तुगरिल कौन है? ये तुगरिल वही है जिसने महमूद गजनवी का लड़का जो होता है, महमूद गजनवी का लड़का, ठीक है ना, महमूद गजनवी का लड़का मसूद को 1040 ईस्वी में दंडक के युद्ध में हराया। कहाँ? दंडक के युद्ध में हराता है कौन? ये तुगरिल हराता है। और तुगरिल को यहाँ पर सुल्तान अल मुअज्जम की उपाधि दी जाती है। किसके द्वारा? खलीफा के द्वारा किसको? तुगरिल को पहले 240 ईस्वी में दी जाती है, यानी कि खलीफा के थ्रू सुल्तान कौन बनता है? तुगरिल बनता है। लेकिन अपने से सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कौन था? आपका महमूद गजनवी होता है।
महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 ईस्वी तक बहुत ही भयंकर आक्रमण किए। उद्देश्य था धन लूटना, ना कि भारत पर शासन करना। लेकिन अपने अंतिम समय में यानी कि 1022-23 ईस्वी के समय अंततः उसने पंजाब पर शासन करना शुरू कर दिया था। आगे नहीं शासन किया, बस आता था, लूट कर चला जाता था। ठीक है ना। उसका अंतिम आक्रमण जो होता है 1027 ईस्वी में जाटों पर होता है। सबसे जो प्रमुख आक्रमण होता है मथुरा पर होता है, पंजाब में होता है। पंजाब से शुरू करता है कहानी, मथुरा पर करता है, ठीक है ना। कन्नौज पर करता है। कन्नौज के समय राज्यपाल शासन कर रहा था, और ये राज्यपाल कौन था? प्रतिहार वंश का कमजोर शासक था। ठीक है। इसी के समय आनंदपाल था। ठीक है। और जो जयपाल को सबसे पहले हराता है, यही जयपाल सुप्तगीन इसको हराता है, फिर मोहम्मद गजनवी हराता है। अंततः जयपाल लज्जित होकर क्या करता है? अग्नि की चिता में कूद जाता है। यानी कि इसके समय में कोई ऐसा ताकतवर शासक नहीं होता है जो इसके आक्रमण का माकूल जवाब दे पाए। 1030 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। इसके मृत्यु के बाद कौन? मसूद आता है। मसूद जो इसका लड़का है। तो अंततः ये महमूद गजनवी की स्टोरी है। ठीक है। और महमूद गजनवी के बाद जो अगला शासक आता है मोहम्मद गोरी, वो न सिर्फ यहाँ की संपत्ति को लूटता है बल्कि राज्य भी करता है अपने गुलाम तुर्क सरदारों के द्वारा। वो उसको आगे देखेंगे। महमूद गजनवी के साथ 1017 ईस्वी में इसके साथ कौन आता है? 1017 ईस्वी में कौन आता है? जब कन्नौज पर और मथुरा पर आक्रमण होता है तो अलबुर्नी आता है इसके साथ। अलबुर्नी प्रथम मुस्लिम जिसने संस्कृत का अध्ययन किया था, और इसने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम है किताबुल हिंद। ठीक है ना। जिसमें भारत के भूगोल के बारे में इस समालोचना किया है, यानी कि जो भी चीज़ देखा इसने उसमें सारी चीज़ों को बताया। हालांकि अलबुर्नी के बारे में भी बताएंगे हम। ठीक है ना। तो कुल मिला के ये होता है महमूद गजनवी ने भारत को विध्वंसात्मक रूप से क्षति पहुंचाई। ठीक है ना। तो इसका प्रभाव क्या हुआ भाई? दो कल्चर साथ आया। अलबुर्नी आया, इसके साथ कई सारे लोग भारत की संस्कृति से अट्रैक्ट हुए। जो नहीं जानते थे कि भारत में संपदा है इतनी, वो सभी लोग जान गए महमूद गजनवी के द्वारा कि भारत में वाकई बहुत ज़्यादा संपदा है। चलो चलते हैं, फिर इसको और लूटते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके बाद जो होता है मोहम्मद गोरी की कहानी शुरू होती है। मतलब कि इतने समय में भी भारत के शासक कुछ सीख नहीं ले पाते हैं। हाँ, एक बात और, महमूद गजनवी ने कैसे इन सारी घटनाओं को अंजाम दिया? तो धनुर्धारी। ठीक है ना। धनुर्धारी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अल्पगीन ने 1700 गुलाम तुर्क चुना। इसके अलावा चौगान की पद्धति यानी पोलो खेलने की पद्धति किसने शुरू की थी? चौगान घोड़े से। और उसके बाद तीरंदाजी की भी पद्धति शुरू की, और यही तीरंदाजी धनुर्धारी में बदला। यानी कि धनुर्धारियों ने मोहम्मद गजनवी के धनुर्धारियों ने एक कहर अपना दिया। यानी कि धनुर्धारियों ने क्या किया? एक से एक अपने पद्धति के द्वारा इन सारे 17 आक्रमण हुए उनमें तबाही ला दी। ठीक है। तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। तो जम के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।